नमस्कार, मैं रुद्राज शुक्ला। मैं हूं सोनाली अग्रवाल। आप देख रहे हैं आई सम्स न्यूज। देखते हैं आज की कुछ हेडलाइन। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या है मुख्य मुद्दे? जनता दरबार में अरविंद केजरीवाल का क्या होगा फैसला? पुलिस के पहरे और गहरे तनाव के बीच अपनी मांगों को लेकर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर डटे हैं किसान। जीपीएस के चक्कर में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए क्या सही और सटीक होती है जीपीएस ट्रैकिंग? ऑस्ट्रेलिया में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी 1-1 की बराबरी पर। पहले टेस्ट मैच में इंडिया की जीत के बाद दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया करारी शिकस्त। डी गुकेश बने सबसे कम उम्र के विश्व चेस चैंपियन। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर दी बधाई। दिल्ली में आ चुका है म्यूजिकल शो राजाधिराज लव लाइफ लीला। दिल्ली चुनाव से 2 महीने पहले दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना की घोषणा कर दी। केजरीवाल महिला वोटर को साधने की कोशिश में लगे हैं। वहीं बीजेपी केजरीवाल को लगातार भ्रष्टाचारी बता रही है। केजरीवाल जब जेल से छूटे थे तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं ईमानदार हूं तभी आप मुझे वोट करें। क्या होगा केजरीवाल का भविष्य, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरकार बननी चाहिए, जरा हाथ खड़े कर दें। जनतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता निर्णय ले। दिल्ली के चुनाव का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से कई नए बड़े चेहरे अपने पार्टी में शामिल किया, लेकिन कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। दिल्ली की जनता क्या सोचती है इस चुनाव में और किस मुद्दे पे वोट करने जा रही है, आइए हमारे साथ बात करते हैं। हम तो रोजगार पे करेंगे सर। तो केजरीवाल जी रोजगार दे रहे हैं? केजरीवाल रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे क्या कहते हैं ऑटो रिक्शा में, और जैसे ऑटो रिक्शा वालों की आज ही उन्होंने घोषणा की है कि ऑटो रिक्शा वाले जो शादी करेंगे अपनी लड़कियों की 1-1 लाख रुपया उनको देंगे। और क्या कहते हैं इंश्योरेंस करा रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने गरीब आदमी के बारे में कभी नहीं सोचा, उनकी बेटियों के बारे में नहीं सोचा। केजरीवाल सोच रहे, महिलाओं के लिए सोच रहे। महिलाओं के लिए 1-1 हजार रुपए की घोषणा की गई है। चुनाव के 2 महीने पहले दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपया देगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि 18 वर्ष से ऊपर महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपये दिए जाएंगे। चुनाव के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपया प्रति माह कर दिया जाएगा। दिल्ली के 11 जिलों में 70 विधानसभा सीट हैं, जिनमें 67 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं, जो निर्णायक साबित हो सकती हैं। फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक अलग छवि बनाई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा मानना है कि जब तक हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा और हर व्यक्ति तक अच्छा स्वास्थ्य नहीं पहुंच जाता, तब तक मुद्दे देश में स्कूल और शिक्षा रहने चाहिए। उनका मानना है कि चुनाव ऐसे मुद्दों पर होना चाहिए जो जनता को छूते हों। और हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर गलती से भी भाजपा आ गई तो वो इन सब चीज़ों को बदल देगी। दिल्ली चुनाव में इस बार बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर पूरी तरह से हमलावर है। भाजपा ने केजरीवाल की बातों को पूरी तरह से खोखले बताए। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का जादूगर बताया। महिला सम्मान योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने फॉर्म भरवाया था और कहा था 1-1 हजार रुपया सितंबर से मिलेंगे, लेकिन आज तक किसी महिला को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में विकास किए हैं, मोदी जी की देखरेख में, मोदी जी के संरक्षक में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं धरातल पर लाए हैं उनको लेकर लड़ेंगे। और दिल्ली वालों को अभी तक केजरीवाल जी ने दिया क्या है? दिल्ली वालों को दी गंदगी, दिल्ली वालों को दिया कूड़ा, दिल्ली वालों को दी सड़कें टूटी, और क्या दिया इसके अलावा? दिल्ली में कुछ नहीं दिया। दिल्ली में अगर केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमने ये विकास किया है, तो आज पूरी दिल्ली की क्या हालत है वो सबके सामने है, उसके लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2024 में आम आदमी पार्टी के साथ लड़ी कांग्रेस इस बार अकेले लड़ रही है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस हो या भाजपा केजरीवाल पर आरोप तो लगा रही है, लेकिन वे अपने ब्लूप्रिंट को अभी तक जनता के सामने नहीं रखा है। भाजपा और कांग्रेस फ्री वीज पर ही हमला कर रहे हैं। वहीं बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो वे भी अपने पिछले 10 साल के कामों को गिना रही है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों की प्राथमिकता देगी ये अभी तक साफ नहीं दिख रहा है। दिल्ली की लड़ाई है। अब अगर दिल्ली को बचाना है तो कांग्रेस के साथ आना होगा। अगर आम आदमी पार्टी नहीं आना चाहती और वो भाजपा की मदद करना चाहती है तो ये उनका पहलू है। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और शीला दीक्षित ने जिस तरीके से दिल्ली को मजबूत बनाया था, हम भी उस तरीके से दिल्ली में शीला दीक्षित जी के कदमों पर चलते हुए हम लोग दिल्ली को मजबूत। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल को गिनवा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने फ्री मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, फ्री शिक्षा दिया सबको, सरकारी स्कूल को सुदृढ़ करवाया और उसके साथ साथ बस ट्रांसपोर्ट फ्री करवाया महिलाओं के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता के लगातार इस चुनाव में घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की नीतियों के विरुद्ध प्रमुख तरीके से हावी है और वो बता रही है कि इनके सिर्फ खोखले वादे हैं। लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है हमें मालूम चलेगा इस चुनाव के बाद। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं उज्जवल। जो किसान देश का पेट भरता है उसे लगातार आंसू गोलों का सामना करना पड़ता है। किसान को अपनी जायज मांग को लेकर लगातार धरने पर रहना पड़ता है। उनकी जमीन तो ले ली जाती है, लेकिन मुआवजा देने में सरकार आनाकानी करने लगती है। किसान की मांग है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा मिले। मेरी ताकत नहीं थी, ये इस देश का सर्वश्रेष्ठ की तो बेशुमार है, क्योंकि मां अपने लाडले को देश को समर्पित कर रही थी। उसने कहा और इस संग में जब देश में किसानों की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले भूखमरी, गरीबी और बेबसी ही आती है। हम खड़े हैं नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर। ये वही जगह है जहां पर किसान पिछले दिनों आंदोलनरत थे। हालांकि किसान और प्रशासन के बीच चली वार्ता में किसानों ने अपने आंदोलन को पीछे कर लिया, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती तो वो फिर से दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। किसानों की 5 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें उनकी एक प्रमुख मांग है जिसमें वो कह रहे हैं कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उनको मुआवजा दिया जाए। दिल्ली से सटे नोएडा की चौड़ी चौड़ी सड़कें तब तंग हो गईं जब हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए निकले। किसानों की कुछ मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून 2014 के तहत मुआवजा मिले, जिसमें उन्हें 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही बाजार दर का 4 गुना मुआवजा मिले। हालांकि कुछ किसानों को नए भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा दिया जा चुका है। तब प्रश्न ये भी उठता है कि सभी किसानों को क्यों नहीं। अभी पिछले हफ्ते किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने पर अड़ा था, लेकिन किसान और प्रशासन के बीच हुई वार्ता से, जिसमें उनकी लंबी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है, फिर भी किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब वे फिर से दिल्ली कूच करेंगे। कटिबद्ध है। जिन किसानों की जमीन गई है उनमें से बहुत को 5%, 6%, 64% मिल गया है। कुछ किसानों का बाकी है। सरकार हमेशा ये कहती आई है कि हम जो भी किसानों की समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। उसके अलावा कुछ किसान कोर्ट गए थे, कोर्ट से निर्देशित हो गए, उन लोगों को सबको जो मुआवजा मिलना था, जो मिलना था वो सब कुछ मिला है। आगे भी सरकार इस चीज़ के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है कि जिन किसान भाइयों की जमीन गई है उनकी जो भी मांगे हैं उसको जल्द पूरा करेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 300 से ज्यादा दिनों से किसान धरने पर हैं। किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी मिले और किसानों के कर्ज माफ हो। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि एमएसपी पर गारंटी से सरकार पर बर्डन पड़ेगा, इसलिए इसे कई फेज में लागू किया जा सकता है। किसानों की समस्याएं जायज हैं। उनका निदान ऐसे आंदोलनों तथा उस पर होने वाली राजनीति की धुंध में खो जाता है। पिछले दिनों 101 किसानों ने दिल्ली के लिए पैदल मार्च किया। कुछ किसान शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ लगे बैरिकेड के पास पहुंच गए। उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना चाहा,
तब सुरक्षा कर्मियों ने किसानों पर आंसू गोले दागे और उन्हें दिल्ली कूच करने से रोक दिया गया। किसानों के और खेत मजदूरों के हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं। जितनी भी नीतियां बनाई मोदी साहब की सरकार ने पिछले 8 साल में, वो सब उनके खिलाफ जा रही हैं और सारी नीतियां कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए जा रही हैं। कैमरा पर्सन गुरजीत सिंह के साथ मैं राजन पांडे, नोएडा। जीपीएस के भरोसे सफर करना कितना सुरक्षित है? हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो गलत दिशा दिखाने की वजह से पिछले 10 दिनों में 2 घटनाओं में गाड़ियां नहरों में गिर गई तो कहीं फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। विशेषज्ञों का कहना है कि हादसा ड्राइवर डिजिटल मैप पर निर्भर हो चुका है, लेकिन क्या ये आंख मूंद कर भरोसा जानलेवा साबित हो रहा है? क्या इन घटनाओं के पीछे इन ऐप्स की भूमिका है या फिर हमारे प्रशासन की भूल? जहां सड़कों पर सही निर्देश लिखे जाते हैं, आइए इस पर हमारी संवाददाता चांदनी से रिपोर्ट देखिए। गूगल मैप्स जैसे ऐप्स न सिर्फ यात्रा करने वालों को दिशा दिखाते हैं, बल्कि राइड शेयरिंग, ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी जैसे सेवाओं की रीढ़ बन चुके हैं। ये ऐप्स हर दिन 50 मिलियन से ज्यादा सर्चेस को संभालते हैं और 60 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स का भरोसा जीता है। लेकिन हाल की घटनाओं ने इनकी सीमाओं और खामियों को उजागर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक कार जीपीएस की गलत दिशा निर्देश के कारण एक अधूरे पुल पर पहुंच गई और नदी में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बिजनौर में 2 बाइक सवारों को गलत मार्गदर्शन मिला और अंधेरे में सड़क पर संकेत न होने के कारण उनकी बाइक खंभे से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इन घटनाओं में जीपीएस की गलत दिशा और प्रशासन की लापरवाही दोनों का हाथ है। डिजिटल ऐप्स अक्सर गलत जानकारी देते हैं, जबकि खराब रोड साइंस, अंधेरे में रोशनी की कमी और असुरक्षित इलाकों की उपेक्षा हादसों को और बढ़ा देती है। लोगों ने तो 100% कर लिया है, लेकिन 100% इस पर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 10% इस पर, 90% अपने माइंड से। जीपीएस का जो निर्देश मिलते हैं जीपीएस से, वो हमेशा सही होते हैं या कभी गलत भी होते हैं? आप तो हमेशा यूज करते हैं, तो आपका अनुभव कैसा है? हमेशा सही भी नहीं होता, कभी कभी गलत भी होते हैं, क्योंकि कई बार आप हाईवे पे जा रहे होते हैं, कई बार खेतों में उतार देता है। जीपीएस का मतलब है, जीपीएस को तो जहाँ बंदा साइकिल से भी जा रहा है इसके लिए वो रास्ता है, उसको नहीं पता ना कि वो साइकिल का रास्ता है, गाड़ी का रास्ता है, कच्चा है या पक्का है। एक गड्ढे में भी उतार देता है, सामने दीवार आ जाएगी, इसके हिसाब से तो रास्ता है वो। इसलिए 100% जीपीएस पे डिपेंड होना सही नहीं है। लेकिन जीपीएस सिस्टम एक उपकरण है और इसकी अपनी सीमाएं हैं। ये सैटेलाइट के नेटवर्क पर काम करता है, जो हर सेकंड लोकेशन और दिशा के सिग्नल भेजते हैं। लेकिन सड़कों पर हो रहे बदलाव जैसे निर्माण काम या डाइवर्जन समय पर इन डिजिटल मैप्स पे अपडेट नहीं हो पाते। एक निर्माण स्थल या डाइवर्जन को जीपीएस में अपडेट होने में हफ्तों या कभी-कभी महीने लग जाते हैं। इसका जिम्मा स्थानीय प्रशासन या संबंधित एजेंसीज का होता है, लेकिन अक्सर ये काम समय पर नहीं होता। सवाल ये भी उठता है कि जो लोग इन समस्याओं का सामना करते हैं, क्या वो गूगल मैप्स या अन्य नेविगेशन ऐप्स पर इन्हें रिपोर्ट करते हैं? आंकड़े दिखाते हैं कि ज्यादातर लोग इन गड़बड़ियों को अनदेखा कर देते हैं। दूसरी समस्या ये है कि जीपीएस ऐप्स जैसे गूगल मैप्स सड़कों की स्थायी जानकारी पर ज्यादा निर्भर हैं। ट्रैफिक, डाइवर्जन या निर्माण काम की अस्थायी जानकारी को ये ऐप्स हमेशा सही तरीके से नहीं दिखाते। नतीजा, नेविगेशन सिस्टम आपको अधूरे पुल, बंद सड़क या खतरनाक मोड़ की ओर ले जाता है। ऐसे में जरूरत है सतर्कता की। जीपीएस के निर्देशों का इस्तेमाल करें, लेकिन पूरी तरह आंख बंद करके भरोसा करना आपकी सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है। और अगर किसी क्षेत्र में गड़बड़ी दिखे तो उसे रिपोर्ट करना ना भूलें। ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि दूसरों की भी जान बचा सकता है। जीपीएस तकनीक हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन जब वही रास्ता खतरनाक हो तो ये तकनीक हमारे जीवन को खतरे में डाल सकती है। इन घटनाओं से ये साबित हो चुका है कि हम सिर्फ इन ऐप्स पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो जानलेवा साबित हो सकता है।
अब वक्त है कि हम अपनी जागरूकता को और प्रशासन की जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें ताकि ऐसे हादसे रोके जा सके। मैं चांदनी अरोड़ा, कैमरा पर्सन इंदर मोहन के साथ। और अब रुक करते हैं खेल समाचार की ओर। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में इंडिया की जीत के बाद दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दी करारी शिकस्त। एडिलेड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया। फिलहाल दोनों टीम में अब 1-1 के बराबरी पर है। टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही। अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट मैच हुए, जिनमें भारत ने पहला मैच जीता था और दूसरे मैच जो पिंक बॉल से हो रहा था वो मैच इंडिया हार गई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी खत्म नहीं हुई है, 2 मैचेस हुए हैं। एक मैच इंडिया जीती, एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीती। इससे पता चलता है कि जो सीरीज़ है 2 बराबर की मजबूत टीमों के बीच में हो रही है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो पहला मैच इंडिया बहुत अच्छे से जीती थी पर्थ में 295 रन से, और सेकंड मैच ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे से जीती है 10 विकेट से। इंडिया रेड बॉल से एक मैच जीती है और बाकी के जो सीरीज़ के 3 मैचेस हैं वो भी रेड बॉल से ही होने हैं। तो आई होप कि इंडिया के लिए कमबैक की अपॉर्चुनिटी बनेगी और जैसा परफॉर्मेंस इंडिया ने पर्थ में दिखाया था वो आगे भी दिखा पाएंगे। ब्रिस्बेन में तीसरा टेस्ट होगा, कंडीशंस इंडिया के लिए थोड़ी सी सूटेबल हो सकती हैं। इंडिया ने पहले भी ब्रिस्बेन में अच्छा परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंसेस के लिहाज से इंडिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको कमबैक करना होगा। केएल राहुल को ओपनिंग खिलाना टीम इंडिया के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। पहले मैच में राहुल का अच्छा प्रदर्शन था, दूसरे मैच में राहुल का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। अगले मैच में केएल राहुल या रोहित बतौर ओपनर आएंगे, इस पर फैसला होना बाकी है। टीम इंडिया का टेस्ट सीरीज में रहना उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। केएल राहुल पहले मैच में अच्छा खेले थे, उन्होंने पर्थ में अच्छा किया और उसी की बदौलत इंडिया ने 295 प्लस से 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट टेस्ट में हराया था। अब केएल राहुल अगर पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड में नहीं चले तो वो अकेले फेलियर नहीं है। अगर रोहित शर्मा अपनी कप्तानी अच्छे से निभा पाए होते, रिजल्ट अच्छा होता। उनके कप्तानी पर भी बहुत सवाल उठे हैं, कप्तानी अच्छे से कर नहीं पाए। देखिए, रोहित बहुत बड़े कप्तान हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पहले भी, लेकिन हाँ, एक खिलाड़ी जब खुद से प्लेयर के तौर पर परफॉर्म नहीं करता तो उसकी कैप्टेंसी पर असर पड़ता है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में जो एक मैच इंडिया हारी एडिलेड में, उससे पहले न्यूजीलैंड से भी 3-0 से घर पर हारे हैं, तो प्रेशर तो रोहित पर है। मोहम्मद शमी 1 साल से टीम इंडिया से दूर हैं। उनका टेस्ट सीरीज में खेलना एक तरह से टीम इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर इस बार मोहम्मद शमी तीसरे मैच में शामिल होते हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है। मोहम्मद शमी हाल ही के रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किए थे। अगर भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाना है तो सीरीज जीतनी होगी। कैमरा पर्सन इंद्र मोहन के साथ मैं राज सिंह, न्यू दिल्ली। डी गुकेश सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अपने उन शब्दों के साथ न्याय भी किया है जिसे उन्होंने 12 साल की उम्र में वादा किया था। गुकेश ने यह खिताब चीन के डिग लिरेन को हराकर अपने नाम किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने गुरुवार को विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया। लिरेन को हराकर वह सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतिहास रच दिया। 6.5 अंकों के साथ खेल की शुरुआत हुई थी। अंतिम मैच भी ड्रॉ की तरफ बढ़ता दिख रहा था कि तभी लिरेन की एक गलती उनके लिए भारी पड़ गई और गुकेश को जीत दिला गई। भारतीय युवा स्टार ने लिरेन को 7.565 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। 12 साल के बाद किसी भारतीय ने इस खिताब पर कब्जा जमाने की कामयाबी हासिल की है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे म्यूजिकल शो की दुनिया में जो भव्यता और कला का अद्वितीय उदाहरण है। नाम है राजाधिराज, लव जिंदगी लीला। एक ऐसा ग्रैंड म्यूजिकल थिएटर जो श्री कृष्ण की जीवन गाथा को नृत्य, संगीत और कहानी के शानदार संगम से प्रस्तुत करता है। भूमिनाथ फानी के निर्माण और श्रुति शर्मा के निर्देशन में बने इस शो की स्क्रिप्ट प्रसून जोशी ने लिखी है और संगीत दिया है मशहूर जोड़ी सचिन जिगर ने। 100 से अधिक कलाकारों के साथ यह शो पहले मुंबई और फिर दिल्ली में दर्शकों का दिल जीत चुका है। तो चलिए जानते हैं इस अनोखे शो पर हर पहलू को करीब से।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। They brought Krishna to life on stage. It is not just a production, it is a spiritual journey that we've had today. So I thank each and every one of you. श्री कृष्ण पर आधारित दुनिया का पहला मेगा म्यूजिकल शो लव लाइफ लीला मुंबई में सफल प्रदर्शन के बाद अब नई दिल्ली के जवाहरलाल ऑडिटोरियम में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। यह शो 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक निर्धारित है, जिसमें बहुत से बड़े बड़े कलाकारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। Forward to the show, I've heard a lot about it, and like I said, I missed it in Bombay, and I was in Delhi, so it's a great opportunity to watch it today, and I'm hoping to have a really wonderful, special experience tonight, and yeah, I want to be able to just experience it and feel it. I'm very excited because for the first time we are going to see this beautiful story on such a large scale. They are phenomenal performers. They are actors singing live. Prasoon sir has written it. Sachin Jigar ka music hai. I know it's going to be an incredible experience. I've been hearing about it for so long from the time that they performed at the NMACC in Mumbai, and I'm very happy that I get to see it in Delhi. वहीं शो के लिए वृंदावन से मथुरा और ब्रज से द्वारका तक 180 से अधिक कलाकारों ने अपने संगीत में प्रदर्शन से इसे दिखाया है। इस शो के लेखक प्रसून जोशी हैं और डायरेक्टर श्रुति शर्मा हैं। शो के लेखक प्रसून जोशी कहते हैं कि उन्होंने पहली बार ऐसा कोई म्यूजिकल शो लिखा है। ये मेरा पहला प्रयास है म्यूजिकल थिएटर लिखने का। तो मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कुछ नया हो, चाहे वो बच्चों के लिए मैं तारे ज़मीन पर लिखूं या भाग मिल्खा भाग जैसी कोई चीज़। ये अपना एक मैंने कभी थिएटर के लिए नहीं लिखा है, तो ये नया प्रयास है और इसको लिखना एक मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि सौभाग्य रहा है कि मैं इसका माध्यम बनाऊँ, कि मेरे माध्यम से ऐसी कोई चीज़ पास आई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आइजन्स न्यूज। मैं सोनाली अग्रवाल विदा लेती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।